अगर सेम सेंटेंस में सेथ रॉलिंस और प्लान बी आ जाए ना तो समझ लो कि तगड़ा वाला हंगामा होने वाला है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद का एपिसोड है और काफी सारी स्टोरी लाइन ने यहाँ पे प्रोग्रेस किया है। बट हर बार के रीति रिवाज के अनुसार इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर देना, क्योंकि आने वाले 15 मिनट्स की जिम्मेदारी आपके एंटरटेनमेंट की मेरे कंधों के ऊपर है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारी मंडे नाइट मामी रिया रिप्ली से। आज उन्होंने अपने प्रोमो में इस बात को बोला भी, तो वो बहुत टाइम के बाद ऐसे सुन के लगा कि अरे ऐसा बहुत टाइम हो गया है कि जब रिया रिप्ली ने शो को किक ऑफ किया। ये वो जमाने में होता था जब डोमिनिक और रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन बिल्कुल तगड़े लेवल पर चल रही थी। अब वो आती है रिंग में और बोलती है कि मैंने जजमेंट डे को ठिकाने लगा दिया है, अब आगे एवोल्यूशन आ रहा है, तो भाई अब क्या है कैसे है। तो उसके बाद ईओ स्काई का म्यूजिक हिट हो गया। उन्होंने आगे बोला कि तू सारी बातें तो सही बोल रही है, लेकिन एक बात गलत है कि यू आर नॉट ऑन टॉप। और वो अपनी चैंपियनशिप को दिखा के बोलती है कि देख बहन, मेरे पास अभी ये चीज है। और उन्होंने जुगाड़ सब कर लिया है। उसके बाद ही ईओ स्काई आई है। वो कहती है कि मैंने एडम पियर्स से बात कर ली है और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के भी सामने एवोल्यूशन में इस चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकती है। और मेरे को सबसे बेस्ट बंदी तू लगती है, तो तेरे सामने मैं जो टाइटल है उसको डिफेंड करूंगी। ऑब्वियसली रिया रिप्ली ने इस ऑफर को एक्सेप्ट ही करना था। यू आर ऑन करके उन्होंने बोला। और एवोल्यूशन के लिए ये वाला जो विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच है वो ऑफिशियल भी हो गया है। एवोल्यूशन का हमको ये भी पता चला कि वहां पे एक बैटल रॉयल होगा और जो भी उसको जीतेगा उसको क्लैश इन पेरिस में चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अब एवोल्यूशन के ऊपर भी इन्होंने अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया है। बहुत छोटा सेगमेंट था, यूजुअली ऐसे छोटे सेगमेंट से शुरू करते नहीं, लेकिन शायद उनको आई बॉल्स एवोल्यूशन के ऊपर लेके आनी थी, इस वजह से ये था हमारे मंडे नाइट रॉ का किक ऑफ। इसके बाद बैक स्टेज से एक बहुत ही फनी सेगमेंट आता है भाई। डोमिनिक मिस्टीरियो खड़े होते हैं अब, क्योंकि एजे स्टाइल्स और डोमिनिक का मैच होना था। तो एजे स्टाइल्स ऐसे करके मतलब ऑब्वियसली वो बोलते कि भाई मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच है, मुझे क्यों ना मिले। तो उन्होंने डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी नोट्स था, उसको दिखाया और कहा देख देख कि मेरे पास ये है, तू मुझे टच नहीं कर सकता, अगर तू करेगा तो तुझे कभी भी चैंपियनशिप के लिए मैच ही नहीं मिलेगा। उसके बाद एजे स्टाइल्स ने अपने ग्लासेस ऐसे लगाए और उसके बाद पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा क्या है। और वो कहता है हाँ डॉक्टर ने भी लिखा है कि यू आर अ पंक एस। तो सबसे पहले तो उनका वो चश्मा पहनना वही फनी था। और उसके बाद जो उन्होंने उससे पढ़ा, तो अभी भी ये हमको ऐसे यादों में हमारी ताजा रख रहे हैं कि भूलो मत कि डोमिनिक और एजे स्टाइल्स का भी मैच होना है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और जो भी सिचुएशन, जो भी अभी कंडीशन है डोमिनिक के साथ, उनकी हेल्थ को लेके वो रियल ही है। तो वो लग रहा था पहले कि नाइट ऑफ चैंपियंस उसका रीजन है कि वो सऊदी अरब में, लेकिन वैसा वहां पे कोई सीन नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको रिमाइंड करवा दिया कि अभी भूलो मत, ये मैच भी होगा आगे चल के। इसके बाद शो पर आ चुका है एक टाइटल चेंज। और भाई क्या मस्त और कमाल का मैच था। और बहुत टाइम के बाद फिन बैलर को देख के मुझे पुराने वाले फिन बैलर की याद आई, क्योंकि एक तो वो चैंपियनशिप के लिए भी मैच है तो सारा जो क्राउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा था। तो वो बेबी फेस वाला जो फिन बैलर है उसका फील आपको इस वाले मैच से आ जाएगा। सीन ऐसे ही होता है क्योंकि न्यू डे वाले गंदे हरामी आदमी है, वैसे तो जजमेंट डे वाले भी है लेकिन वो थोड़े ज्यादा है। तो उन्होंने बेल्ट तक का यूज कर लिया इस मैच में, अटैक करके जब रेफरी नहीं देख रहा था। लेकिन उसके ऊपर भी जो फिन बैलर उन्होंने किकआउट कर दिया। इवन जो मिडनाइट आवर फिनिशर है उसके ऊपर भी उन्होंने किकआउट कर दिया। और फिर मूनसॉल्ट और कोडिग्रास फिनिशर के कॉम्बो के साथ में फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना ये जो टैग टीम चैंपियनशिप है उसको जीत चुके हैं। तो न्यू डे के पास से टाइटल चला गया है। ये मैच देख के मुझे याद आया कि सही में अच्छा कोई टैग टीम डिवीजन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैंपियनशिप मैच है इसलिए बात कर रहा हूँ। मैच में जो फील आई देख के, अब वो किस वजह से थी, वो सिर्फ फिन बैलर की वजह से तो ऑब्वियसली नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ तो नहीं कर सकते। न्यू डे के पास भी चैंपियनशिप रही इतने टाइम से, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा उनको ऐसा स्पॉटलाइट उनके ऊपर लेके नहीं आ पाई। कैरेक्टर उनका अच्छा है लेकिन वो चैंपियनशिप के साथ शायद इतना कुछ बेटर वो कर नहीं पाए। तो अब देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। और हमको यही पता चला कि जजमेंट डे में अब जो सारे के सारे बंदे हैं हर किसी के पास टाइटल है। जो रकेल रोड्रिगेज के पास टाइटल था लिव मॉर्गन वाला, जो टैग टीम चैंपियनशिप वाले ने जुगाड़ करके उसमें रोक्सैन को डलवा दिया है कि ताकि अब उनको जो है टाइटल उनसे रिलिंक्विश ना करनी पड़े। तो बैक स्टेज में ऐसे जैसे चीयर्स करते रहे वैसे करके टाइटल के साथ भी उसे मिला रहे थे। तो जजमेंट डे देख के काफी भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में लिव मॉर्गन अभी है नहीं। तो जब वो वापस आएंगे तो उसमें एक अलग कलेश बन सकता है, नहीं बोलूंगा, कलेश बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आता है भाई एक भारी भरकम हैवीवेट क्लैश रूसेव वर्सेस शेमस के बीच में। और जैसा एक्सपेक्ट किया था भाई वैसा ही इन्होंने इसको डिलीवर किया है। पावर बॉम्ब लग रहा है, पावर स्लैम लग रहा है, सुपर प्लेक्स हमने इसमें देखा, 10 बीट्स हमने देखी। शेमस की जो नीज है ना, रनिंग नीज जो है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो वो ब्रू किक है उससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं तगड़ी है, क्योंकि जब वो हिट होती है तो ऐसा लगता है भाई बंदे के पास तो
बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि शेमस के इसके किक्स के ऊपर जो रूसेव उन्होंने किक आउट कर दिया, यूरिन आगे लगाते हैं वो, उसके बाद उन्होंने अपना सबमिशन मूव एक्कोलेट लगाया। और इसको बार बार देख के यार मुझे वो 2013, 14, 15 के जमाने याद आ जाते हैं, जब इसके ऊपर से बंदा बाहर निकलता ही नहीं था, फंस गया तो बस फंस गया। शेमस निकल जाते हैं, उसके बाद एक कारस्तानी करी कुछ बोल सकते हो आप, ये चीप टैक्टिक था जो रूसेव उन्होंने खींच के ऐसी जो छाती है वो टर्न बगल के पीछे वाला जो पैड है, जो वो एक स्टील की रॉड सी आती छोटी सी, इसको तो आई थिंक बड़ा रेयरली हम सुपरस्टार्स को एडवांटेज ऐसे लेते हुए देखते हैं। वैसे उन्होंने मारा, मार्च का किक उन्होंने लगाई एंड देन फिर उन्होंने पिन कर दिया, जिस पर किक आउट नहीं हुआ शेमस से, और रूसेव ये मैच जीत गए हैं। और मैच के बाद मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ था, वो रूसेव ने शेमस की इधर पप्पी ली या फिर उन्होंने काटा, पता नहीं क्या किया, बट वैसे करके उसके बाद वो जाते हैं। और अभी तो डेफिनेटली देख के लग रहा है कि इनके बीच में और मैचेस होने बाकी हैं। शायद वो 7 मैचेस की जो सीरीज वाला फॉर्मेट है WWE उसको वहां पे ला सकती है, और आई थिंक अच्छा डिसीजन भी होगा। रूसेव को अभी वो आए हैं तो थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने के लिए भी, और बाकी शेमस भी इतने ज्यादा फीचर तो होते नहीं है टीवी पे, तो उनके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। बैक स्टेज से भाई चैट गेबल इंजर्ड हो गए, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो जरूर अपीयर हुआ है, और मुझे तो पता चल गया है ये बंदा कौन है। जरा आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या पता चला कि WWE किसको नया एल ग्रांडे अमेरिकानो बना के आई है, क्योंकि चैट गेबल तो इंजर्ड हो गए हैं, अब एल ग्रांडे अमेरिकानो कौन बन के आएगा, या फिर वो सेम बंदे हैं, वो कंफ्यूजन में स्टिल आई थिंक हमको रहना ही चाहिए। तो अब क्योंकि एल ग्रांडे अमेरिकानो आ नहीं सकता, तो फिर किसी और बंदे को वो लेके आए हैं, वो काम मैं इस समय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। वैसे तो आई थिंक अगर आप थोड़ा क्लोजली देखोगे तो समझ आ ही जाएगा कि ये नया एल ग्रांडे अमेरिकानो कौन है। बैक स्टेज से एक सेगमेंट और था, सैमी ज़ेन का बातचीत उनकी हो रही है, कैरन क्रॉस ने आके उनको एक स्टील के पाइप से, छोटे से पाइप से हमला कर दिया उनकी रिब्स के ऊपर, और बड़ा एक कंसर्निंग भी है क्योंकि आज ही सैमी ज़ेन का टैग टीम मैच भी है, तो देखते हैं क्या इस चीज से वो रिकवर कर पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट आता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का, और गुंथर जैसे रिंग में आते हैं तो उनके लिए जो चैंट है वो लग रहे थे यू टैप्ड आउट के। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब तक गुंथर को तुम ये टैप आउट करने के पीछे ही ऐसे रगड़ते रहोगे क्या, लेकिन बड़ा चालाक आदमी है गुंथर। उन्होंने वो छोटे छोटे जो गोल्डबर्ग के चैंट्स हैं उसी को फीड किया, इतने बड़े चैंट्स को उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। वो कहता है कि हाँ मैं सही समझ रहा हूँ कि मैं गोल्डबर्ग के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ, और मैंने भी जो गोल्डबर्ग का वीडियो पैकेज है वो देखा था। कहते हैं इट वाज जस्ट लाइक हिज मैचेस, इट ऑल समड अप इन 3 मिनट्स। क्योंकि गोल्डबर्ग के मैचेस जो छोटे होते हैं उसके लिए हमेशा उनको ट्रोल किया जाता है। कहते हैं कि गोल्डबर्ग 58 साल का हो चुका है और वो अभी भी मेरे से पंगा लेने की सोच रहा है। भाई उसके जमाने बीत गए, मैं उससे कोई डरता वरता नहीं हूँ, वो केपेबल है ही नहीं मेरे से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लेने के लिए, लेकिन मैं केपेबल जरूर हूँ उसको सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर हराने के लिए। मेरा गोल सिर्फ उसको हराना नहीं है, उसको एम्बैरस करना है, उसको आउट क्लास करना है। गोल्डबर्ग ने क्या बोला था कि उसको जो बुलीज है वो पसंद नहीं है, बट गेस व्हाट, वो सबसे तगड़े वाले बुली से आके जो है भिड़ चुका है, और उसको भी नहीं पता कि वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे सामने। जब मैं गोल्डबर्ग को हरा भी दूंगा ना तो मैं भी उसी की तरह एक सेम क्वेश्चन ही रेस करने वाला हूं। और कहते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, ये जो डायलॉग बाजी रहती है गोल्डबर्ग की। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला इसके बाद जो वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, वो पॉल हेमन के साथ आते हैं, और जो ब्रीफकेस है सेथ रॉलिंस का उसका कलर जो है ग्रीन और येलो से अब वो हो चुका है ब्लैक और येलो में। मतलब इन्होंने ब्रीफकेस क्या ये परमानेंटली चेंज कर दिया है, या फिर मैं गेस कर रहा हूं कि क्या पता ये सेथ रॉलिंस का ब्रीफकेस इस हिसाब से चेंज हो जैसे वो कपड़े पहन के आते हैं, तो ये बहुत ही कूल चीज होगी देखने के लिए। जैसे ये सारे के सारे बंदे रिंग में आते हैं ना, गुंथर ने एक ऐसी लाइन ड्रॉप करी भाई, मैं इतना हंसा हूं उसको देख के कि गुंथर ने अगर वो बिल्कुल उस स्पॉट पे किया भाई फिर तो बहुत तगड़े वाले प्रॉप्स है। पॉल हेमन को देख के कहते हैं फॉर सम रीजन यू लुक वेरी 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 प्राउड टू ट्रैवल वेरी 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 फार टू अचीव एब्सोल्युटली नथिंग। यानी भाई पॉल हेमन तेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों है, तू इतना क्यों खुश हो रहा है। ऐसे वो बता रहे थे कि जैसे पॉल हेमन का तो कोई रोल ही नहीं है सेथ रॉलिंस या फिर उनकी फैक्शन में। सेथ रॉलिंस कहता है भाई रुक जा समझा जरा बात कर रहे थे, हम तुझे यहाँ पे बधाइयां देने के लिए आए हैं। और एक बात मैं सबको बता देता हूँ कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हम कैश इन करने के लिए गए ही नहीं थे, तो आई थिंक ये अच्छा कवर अप भी हो सकता है सेथ रॉलिंस के लिए कि भैया ठीक है अगर हमारा कैश इन का जो अटेम्प्ट है वो फेल हुआ है तो कोई बात नहीं, हम तो कह देंगे कि हम तो गए ही नहीं थे वहां पे कैश इन करने के लिए। किसी को शायद याद नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि जब तक मेरे लंग्स में सांसें चल रही हैं, मेरे फेफड़ों में सांसें चल रही हैं, मैं सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ
देख ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अपना वो एक तरीके से उस पॉइंट को बनाने के लिए आते हैं कि जब मैंने बोल दिया ना कि सेथ रॉलिंस नहीं, कि ये सीएम पंक नहीं चैंपियन बनेगा, तो मैं उसे बनने भी नहीं दूंगा। हम ये जीते हैं और उसके बाद से हमने ही बोला कि हमारी नजरें या फिर हमारा जो भौकाल है वो दोनों ही चैंपियंस के ऊपर रहेगा। और उसके बाद वो फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं थोड़ा सा वैसे वाले खतरनाक वाले लुक के साथ, थोड़े ऐसे इविल इंटेंशंस के साथ गुंथर को। अब जैसे उन्होंने ये किया उसके बाद ही सीएम पंक का म्यूजिक बीट हो जाता है। और अगेन वो पुराना वाला टाइम ऐसा लग रहा है, पुराना ज्यादा पुराना नहीं, बस थोड़ा टाइम पहले वाला, जब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड चल रही थी और एक दूसरे की जान के दुश्मन पड़े हुए थे। अब ये सब में क्या होता है कि गुंथर तो कोने में खड़े होकर मस्त देख रहा है और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस पंगे कर रहे हैं। और फिर सेथ रॉलिंस को समझ में आ गया भैया ये बंदा बहुत ही गुस्से में आया, अभी इससे पंगा लेना सही नहीं है। सेथ रॉलिंस वहां से भाग लेते हैं और बस वो टर्न बगल पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे सीएम पंक। उसके बाद सीएम पंक वहां से जाता है तो एक बड़ी मस्त चीज लगी और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा कर दिया सीएम पंक ने। सीएम पंक निकल रहे होते हैं, गुंथर ने ऐसे थोड़ा सा उनका हाथ पकड़ा और क्योंकि गुस्से में था सीएम पंक भाई, उसने धक्का दिया इतनी जोर का गुंथर को कि गुंथर से अपना बैलेंस भी नहीं बना और गुंथर भाई वहां पे गिर गया। और वो मुझे जैसे गुंथर गिरा मुझे देख के लग नहीं रहा कि वहां पे उनको गिरना था, बट शायद वो जो जोर का झटका है वो बड़ी ही जोर से लगा गुंथर को कि वो गिर ही जाते हैं। और उसके बाद सेथ रॉलिंस, अब क्योंकि हाथ तो लग नहीं रहा सेथ रॉलिंस ऊपर से बिच बोल रहा है, बाय बाय बिच ऐसे करके उन्होंने सीएम पंक को बोला। लेकिन पीछे बड़े ही कूल फैशन में एले नाइट निकल के आते हैं और उनके हाथ में पॉपकॉर्न थे, उसी पॉपकॉर्न से उन्होंने मारा। उसके बाद अरीना में जाके ब्रॉल करते हैं एंड देन हमको ये पता चला कि एले नाइट और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। काफी प्रिडिक्टेबल और ऐसा मैच लग रहा है कि अच्छा ठीक है, तुमको ऐसा नहीं में एक मैच करना था, शायद इस वजह से तुमने कर लिया, बाकी उससे ज्यादा मुझे इसका कोई मतलब लगा नहीं। बट ये जो पूरा सीक्वेंस था शुरू से लेके एंड तक, गुंथर के आने से लेके यहाँ तक, वो बड़ा ही एंटरटेनिंग था। इसके बाद शो पर मैच आता है बेली वर्सेस लायरा वाल्किरिया के बीच में और यहाँ से एडम पियर्स ने बता दिया था कि जो भी जीतेगा वो सीधा सीधा बनेगा नंबर 1 कंटेंडर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और मैच का फिनिश भी बहुत ही ज्यादा यूनिक निकाला है, ऐसे फिनिशेस हमको दिखते नहीं है यूजुअली। ये ऐसे मैचेस डिस्क्वालिफिकेशन में फुस करवा देते हैं, तो पिनफॉल कुछ ऐसे होता है कि दोनों ही जो लड़कियां हैं उनके शोल्डर्स लगे होते हैं मैट पे। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे मैच जीतने का रूल है कि अगर तुम्हारे दोनों शोल्डर जमीन पर हैं और तुम्हारे ऊपर बंदा है या फिर टिके हुए हैं तो फिर जो है तुम्हारा पिनफॉल हो जाता है। अब दोनों के शोल्डर्स टिके हुए थे तो ये मैच ड्रॉ में खत्म होता है। और इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई क्या कौन होने वाला है नंबर 1 कंटेंडर, और जो कि ऑब्वियसली इसको एक 3 वे वाले मैच की तरफ ही लेके जाएगा, जिसके बाद इन दोनों के बीच में ब्रॉल भी हो रही होती है। अच्छी बना दी वैसे इन्होंने स्टोरी लाइन ये वाली, तो आप कह सकते हो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अराउंड भी अब कुछ सीरियस काम होना शुरू हो चुका है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है सीएम पंक का और वो बोल रहे होते हैं भाई गलत पंगे ले रहा है मेरे से ये सेथ रॉलिंस वाली पूरी फैक्शन, ब्रॉन करके वो बोलते हैं ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद एले नाइट भी आते तो क्या, तो वो एले नाइट को ही बोल रहे थे यार देख ये जो सेथ रॉलिंस है ना मेरा है, इससे तो थोड़ा सा दूर हो जा। तो एले नाइट ने बोला भाई क्या बात कर रहा है, मेरा तो मैच है उसके साथ, मैं तो मैच जाके करूंगा। तो वो अपनी अलग ही चौड़ में कि मुझे सेथ रॉलिंस के साथ मैच मिल गया है, लेकिन अभी सीएम पंक के हाथ खुजला रहे हैं कि वो बुरी तरीके से धोएं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट जो कि पहले से एडवर्टाइज था, सैमी ज़ेन एंड पेंटा वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। और मैच शुरू होने से पहले बैक स्टेज से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी और वो था पॉल हेमन की का बातें बोलना, जो कि वो ब्रॉनसन रीड को बोल रहे थे। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस, तो अभी ऐसे मोबाइल पे उन्होंने बोला बिल्कुल रोमन रेंज वाले स्टाइल की याद आ गई, जैसे वो कॉल रोमन रेंज बोलते थे वैसे उन्होंने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस बोला। कॉल पे बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बस हमने तो नाम ही सुना। उसके बाद वो कहते हैं कि अब सेथ रॉलिंस जा चुका है जेट पर और वो जा रहा है प्लान बी के लिए। और ये प्लान बी वाली चीज, शील्ड वाली चीज, ब्रेकअप वाली चीज, ये सब आपको याद होगा। तो कैसे सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में प्लान बी अगर कहीं पे आ जाए तो समझ लो भाई अब यहाँ पे कुछ तो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग हो रही है। लेकिन बीच में ब्रॉन ब्रेकर घुस के आ गया, वो कहते हैं मेरा प्लान तो है इनको धोने का। और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं हाँ वो सब तो ठीक है, इस वाले मुद्दे पे हम बाद में भी आ जाएंगे। तो पॉल हेमन शायद बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन बीच में उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि ब्रॉन ब्रेकर आ गया है और वो बड़ा ही गुस्से में है और अभी इनका मैच होने वाला है। तो ये जरा सी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज करी है, लेकिन ये जरा सी चीज बहुत बड़ी चीज है और इससे लिंक है चीज, ये तो नहीं कह सकते। बट सर्वाइवर सीरीज का एक पोस्टर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया है और इस पोस्टर में आप देख सकते हो भाई हमको रोमन रेंज बड़े बड़े बीच में नजर आ रहे हैं, जॉन सीना यहाँ पर है, कोडी रोड्स यहाँ पर है, ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस भी है, रे मिस्टीरियो, जे ओसो, रिया रिप्ली, डेमन प्रीस्ट, ये वाले सारे नेम है। तो इससे एक और कंफर्मेशन हमको मिलती है कि भैया रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में तो होने वाले हैं। एंड देन फिर आगे जाके ऑलरेडी जो इसकी स्पेकुलेशन है वो है कि क्या पता ये एक वॉर गेम्स वाले मैच की तरफ लीड करे, क्योंकि सेथ रॉलिंस
रॉलिंस के फैक्शन का अब इस वॉर गेम्स वाले मैच में होने का तगड़ा चांस है, तो मे बी उधर से जो पूरी कहानी है वो बन सकती है। और जैसा इसमें रोमन रेंस को फीचर कर रहे हैं भाई, मे बी हो सकता है कि ये जो चीज है वो लैंड कुछ ऐसी करे कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जो है फिर से आमने सामने दिख जाए। तो भले ही अभी रोमन रेंस है अपनी छुट्टियों के माहौल में, लेकिन सर्वाइवर सीरीज के लिए तो WWE ने उनको अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब कि वो वहां पर होने वाले हैं। अब इस मैच की अगर बात करते हैं तो भाई मैच की कहानी सिंपल सी है। पहले तो जब इनकी एंट्रेंस हुई तो एक चीज नोटिस करी कि इनको नया थीम सॉन्ग भी दे दिया है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, और पूरे जो अरीना है उसकी वाइब बिल्कुल ऐसी बन जाती है कि जैसे कि भाई दो सच में बहुत ही गुस्से वाले बंदे आ रहे हैं। अब मैच प्रोग्रेस करता है आगे, सनसेट फ्लिप पावर बम हो रहा है यहाँ पे, ब्रॉन ब्रेकर का एप्रन पे जंप है, पॉल हेमन ने आके डिस्ट्रैक्ट भी किया और फ्रैंकेनस्टाइन पावर बम सब कुछ लगा दिया, बट सैमी ज़ेन ने आगे बहुत ही पास पे आके उसको सेव किया। तो वो थोड़ा सा एक मस्त मूवमेंट था इस मैच से। अब ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जाते हैं लेकिन पेंटा हट जाते हैं, एंड देन उसके बाद सैमी ज़ेन ने सुप्लेक्स हिट कर दिया ब्रॉन्सन रीड को भारी भरकम को, लेकिन उसका एकदम से फायदा उठा लिया ब्रॉन ब्रेकर ने। उन्होंने स्पीयर मारा और ये वाली जो इनकी टीम है वो मैच जीत चुकी है। इसके बाद पेंटा ने भी स्पीयर खाया, ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जाते हैं, बट जे ऊसो सेव करने के लिए आते हैं। और भाई क्या जे ऊसो को खतरनाक वाला रिएक्शन मिला, यीट पंचेस वो ड्रॉप करते हैं, स्टील चेयर से आते हैं क्योंकि वो लेके, तो उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को रैंप पे ही धो दिया था। एंड देन उसके बाद वो ऐसे साथ में खड़े हुए होते हैं कि भाई देख मैं सपोर्ट करने के लिए आ गया हूं। तो अभी जो थोड़ी सी यारी है पेंटा, सैमी ज़ेन और जे ऊसो की, वो हमको दिखाई देती है। ओवरऑल मैं देखो आज की शो को 3.5 स्टार रेट करूंगा, क्योंकि बस ये स्टोरी ही प्रोग्रेस हो रही थी, कोई बहुत तगड़ा एलिमेंट ऐसे कुछ इस वाले पर्टिकुलर शो में तो देखने को मिला नहीं है। बाकी ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो भाई तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।